हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मुझे एक कमेंट आया था ऐना वाजिद जी का कि परसों उनका हिंदू लॉ का पेपर है और उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए। और कल मुझे एक कमेंट आया था, इनकी आईडी का नाम है MQR पागलपंती, तो इनका जो भी रियल नेम हो, तो इन्होंने कमेंट करके बोला था कि इन्हें LLB के फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर्स चाहिए क्योंकि इनके अभी LLB के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो इसलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैमिली लॉ के हिंदू लॉ के क्वेश्चन पेपर को और साथ ही जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसके बाद फैमिली लॉ के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। तो मैंने फैमिली लॉ के कुछ पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको एनालाइज किया है और जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिससे बार बार क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में, उन्हें इंपॉर्टेंट मार्क किया है। तो सबसे पहले आप भी उन्हें इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और क्वेश्चन पेपर हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है मेंटेनेंस का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, मेंटेनेंस के टॉपिक को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क कर लीजिए क्योंकि मेंटेनेंस के टॉपिक से हर साल एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है और इससे एक फेमस केस लॉ है जिससे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है या फिर इनडायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, मेंटेनेंस के टॉपिक से जो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो इस तरह हैं दैट हु कैन क्लेम मेंटेनेंस, या फिर आपको एक कोई सिचुएशन दे दी जाएगी, उसमें आपको बताना होगा कि क्या मेंटेनेंस मिली जाएगी या नहीं मिली जाएगी, और इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। फिलहाल अगर शॉर्ट में इसके आंसर को देखें तो देखिए, मेंटेनेंस हमेशा क्लेम की जाती है सेक्शन 125 CRPC के तहत, तो इसे हमेशा याद रखिएगा। और देखिए, जब कभी भी आप LLB के कोई भी क्वेश्चन पेपर को आंसर करें या फिर आप LLB के किसी भी एग्ज़ाम पेपर को दें, अगर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कोई सेक्शन पता है तो उसे ज़रूर लिख कर आइए। भले ही आपसे उस एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है कि इसके सेक्शन को बताओ, लेकिन अगर आपको पता है तो उसके आंसर को ज़रूर लिखिए। और दूसरी चीज़ कि LLB के एग्ज़ाम में अगर किसी टॉपिक पर आपसे केस लॉ नहीं भी पूछा गया है और आपको केस लॉ पता है तो केस लॉ ज़रूर लिखिए। इलस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल्स, केस लॉ, सेक्शंस अगर आपको पता है तो ज़रूर लिखिए। ये मत सोचिए कि मुझसे नहीं पूछा गया है तो मुझे नहीं लिखना है, ज़रूर लिखिए। अगर आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। ये सोचकर कि केस लॉ तो पूछा ही नहीं गया तो मुझे नहीं लिखना चाहिए, तो ये इस तरह से सोचकर LLB के क्वेश्चन पेपर्स को मत आंसर करिएगा। ज़रूर एक केस लॉ लिखिए, पूछा जाए या ना पूछा जाए, आपको आता है तो जो चीज़ आपको आती है उसे ज़रूर आंसर करिए, तो इससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए, तो हम वापस टॉपिक पे आते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे मेंटेनेंस के टॉपिक को। तो देखिए, मेंटेनेंस जैसे मैंने आपको बताया सेक्शन 125 CRPC के तहत क्लेम की जाती है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि मेंटेनेंस को कौन कौन क्लेम कर सकता है, यानी कि भरण पोषण की मांग कौन कौन कर सकता है। तो देखिए, वाइफ तो कर ही सकती है, तो पहला हो गया वाइफ, दूसरा हो गया बच्चा जो 18 साल से कम का हो, तीसरा हो गया जो बच्चा 18 साल से ऊपर का है लेकिन वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो अपना भरण पोषण खुद कर पाए, तो वो भी एक मेंटेनेंस ले सकता है। और चौथे हो गए उस पर्सन के माँ बाप। तो ये 4 लोग मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। फिलहाल मेंटेनेंस के टॉपिक पर फुल वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। इसमें मैंने बहुत आसान भाषा में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और चैनल पर भी मिल जाएगा। फिलहाल मेंटेनेंस के टॉपिक पर एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस लॉ है जिसका नाम है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम केस लॉ। इसे आम भाषा में शाहबानो बेगम केस लॉ भी कहा गया है, या फिर ऐसे ही इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क केस जो कि मेंटेनेंस से रिलेटेड है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो ये फेमस केस लॉ यही है। तो इस पर भी चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, उसको ज़रूर देखिएगा। और अगर केस लॉ ना भी पूछा जाए तो भी आप इसको ज़रूर लिख कर आइएगा। फिलहाल इन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो उसे देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए, तो देखते हैं इसका सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसका दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो इस टॉपिक से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। वो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, घुमा फिरा के, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 दिख रहा है तो उसे ज़रूर करके आइएगा। फिलहाल इस टॉपिक को पढ़कर ज़रूर जाइएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को समझाओ, ऐसे नहीं पूछा जाएगा, इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। फिलहाल इस पर भी एक शॉर्ट वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
और जैसा कि आपको पता ही है अब आपका पेपर कल है, तो इतना टाइम नहीं है कि मैं इसे एक्सप्लेन अच्छे से कर पाऊँ। तो इसकी शॉर्ट वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, और बाकी आप इसको जब आप इसे अपनी बुक्स में पढ़ेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। इसका थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है डिवोर्स से रिलेटेड। तो एक क्वेश्चन डिवोर्स से रिलेटेड मैंने देखा अक्सर पूछा गया है, तो या फिर ये क्वेश्चन डिवोर्स से रिलेटेड हो सकता है या फिर जुडिशियल सेपरेशन से हो सकता है। तो देखिए, जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स दो अलग टॉपिक हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन इनके ग्राउंड्स सेम हैं। और फिलहाल इनके एक ग्राउंड्स पे, जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स के ग्राउंड्स पर चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें हमने केवल टॉपिक्स को डिस्कस किया है कि किन किन पॉइंट्स पे जुडिशियल सेपरेशन या फिर किस पॉइंट पे डिवोर्स हो सकता है। तो ये शॉर्ट वीडियो है, तो आप इसे जल्दी से देख लीजिएगा, इसका भी लिंक चैनल पर अवेलेबल है। क्योंकि अगर आपको मेन टॉपिक पता होगा तो उसका आंसर तो आप आराम से लिख ही पाएंगे। फिलहाल डिवोर्स से क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है। वो क्वेश्चन म्यूचुअल कंसेंट से भी हो सकता है, यानी कि क्या म्यूचुअल कंसेंट पे डिवोर्स हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। क्या आसान होता है कि कठिन होता है, तो आसान होता है, क्योंकि जब दोनों पार्टी डिवोर्स लेना चाह रही हैं तो जाहिर सी बात है डिवोर्स लेना आसान होगा। और डिवोर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि डिवोर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अडल्ट्री या फिर डिवोर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्रुएलिटी। तो क्रुएलिटी पे अक्सर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस दोनों टॉपिक पर चैनल पर वीडियो अवेलेबल हैं, अडल्ट्री पर भी है और क्रुएल्टी पर भी है, और दोनों टॉपिक्स पर केस लॉ भी समझाया गया है। तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, आप वहाँ से इन दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा। फिलहाल डिवोर्स पर एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, जो डिवोर्स के टॉपिक को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और केस लॉ तो आपको वीडियो में मिल ही जाएगा, तो अगर एग्ज़ाम में ना भी पूछा जाए तो केस लॉ ज़रूर लिखिए। चलिए तो इसका देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसका एक टॉपिक है अडॉप्शन। तो इस टॉपिक पर भी क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है, और ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है। अगर आपसे एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसे छोड़कर मत आइएगा। अडॉप्शन के टॉपिक को आप एक बार पढ़ के देखिए, बहुत आसान टॉपिक है। और अगर कोई क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं भी आता है तो फैमिली लॉ में आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करिए कि क्या ये हो सकता है, क्या ये नहीं हो सकता है। तो इस तरह से आपको उसके आंसर को आराम से लिख पाएंगे। तो विद द हेल्प ऑफ योर कॉमन सेंस आप इसके आंसर को ज़रूर लिखिएगा। फैमिली लॉ के किसी भी आंसर को कॉमन सेंस के साथ ज़रूर लिखिएगा, तो आप उसके आंसर को बहुत अच्छे से आंसर कर पाएंगे। और ये सोचकर उस क्वेश्चन को मत छोड़िएगा कि ये तो मैं पढ़ के ही नहीं आया या पढ़ के नहीं आई, तो ये सोचे बिना उसको आंसर करिएगा। सो आई जस्ट से दैट ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। फिलहाल देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। इसका अगला टॉपिक है मैरिज से रिलेटेड। तो एक सिचुएशन दी जा सकती है जिसमें पूछा जा सकता है कि क्या वो मैरिज वैलिड है या वॉइड है। तो इसमें भी जो मेन चीज़ है जो यूज़ होगी वो है आपका कॉमन सेंस। तो अगर उस सिचुएशन को आप ध्यान से समझेंगे, सिचुएशन कोई भी हो सकती है, एक स्टोरी दे सकते हैं या फिर एक सिचुएशन दे सकते हैं, तो उसे एक कॉमन सेंस की तरह पढ़िएगा। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये मैरिज है वैलिड, तो वैलिड की तरह आंसर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है नहीं ये मैरिज वॉइड है, तो उसको वॉइड की तरह आंसर दीजिएगा। फिलहाल मैरिज पर एक क्वेश्चन आता है तो उसको देखकर घबराइएगा मत। उस सिचुएशन वाले क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को एक बार पढ़िएगा ज़रूर। अगर आता है तो ज़रूर आंसर करिए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। इसका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन इस बार इस क्वेश्चन के आने के चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि कुछ महीने पहले, अगर आपको पता होगा, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था जिसमें कि मेंटेनेंस और रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स दोनों का इन्वॉल्वमेंट था। तो आई थिंक इस बार अगर क्वेश्चन पेपर इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया होगा तो ज़रूर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स पर क्वेश्चन आएगा। तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स आता है सेक्शन 9 के अंतर्गत, इसे ज़रूर याद रखिएगा। और मेंटेनेंस तो मैंने आपको अभी बताया था सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत। तो देखिए, अब की बार जो जजमेंट पास हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, वो शॉर्ट में मैं आपको बता दूं। तो देखिए, अब तक क्या होता था कि जब कभी भी कोई पत्नी, कोई वाइफ भरण पोषण की मांग करती थी, यानी कि सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस क्लेम करती थी, तो हस्बैंड के पक्ष के जो वकील होते थे वो सेक्शन 9 की डिग्री ले आते थे कोर्ट से, यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स। इसमें वो ये कहते थे कि भाई वो तो अपनी वाइफ को रखना चाह रहे हैं, वो अपनी जो मैरिड लाइफ है उसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, और वाइफ आके उनके साथ रहें। तो ऐसे में क्या होता था कि अगर जो वाइफ नहीं रहना चाहती थी, किसी वजह से क्रुएल्टी की बेस पे वो दूर रहती थी या किसी भी वजह से, तो बहुत से मामले ऐसे होते थे कि वाइफ नहीं आती थी रहने के लिए, तो जो हस्बैंड होते थे वो मेंटेनेंस के क्लेम से बच जाते थे। तो ऐसा ना हो इसके लिए अब की बार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि मेंटेनेंस के टॉपिक में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि अगर सेक्शन 9 की डिग्री पास हो जाती है
तो मेंटेनेंस को नहीं दिया जाएगा। तो आई थिंक इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो सेक्शन 9 भी इस बार के लिए इम्पॉर्टेंट है और सेक्शन 125 भी ज़रूरी है। तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। और ये बहुत सिंपल टॉपिक है, तो इसे एक बार अगर आप पढ़ेंगे तो एग्जाम में ज़रूर लिख पाएंगे। चलिए तो देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। इसका अगला जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है, वो है वैलिड मैरिज के असेंशियल पॉइंट्स बताइए, यानी कि असेंशियल्स बताइए वैलिड मैरिज के। तो ये भी बहुत आसान है, तो इसे आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। चलिए तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपने देखा होगा, वो जो स्कूल हैं मिताक्षरा एंड दायभाग स्कूल, इसे हिंदी में मिताक्षरा एंड दायभाग शाखा भी कहा जाता है। तो इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है या फिर इसके आपके डिफरेंस पूछ लिया जाएगा, तो इसे ज़रूर पढ़ के जाइएगा। फिलहाल अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप टेंशन में आ जाएं, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लगता है, लेकिन अगर इसको आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। लेकिन अच्छा रहेगा अगर आप इस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़कर ज़रूर जाएं, बिकॉज स्कूल से रिलेटेड या फिर कस्टम से ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो छोड़ के मत जाइएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसको। फिलहाल जो आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बताए, अगर आप उनको पढ़ के जाएंगे तो आई थिंक आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो इन टॉपिक्स को तो ज़रूर पढ़ के ही जाइएगा फिलहाल जो, और अगर आप पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है, अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। और अक्सर एग्जाम में आपसे सोर्स ऑफ हिंदू लॉ भी पूछ लिया जाता है, जिसमें कि स्मृतिज और कस्टम्स के इंपॉर्टेंस भी पूछ लिए जाते हैं। फिलहाल ये थोड़ा अगर आपने पढ़ रखा होगा पहले से तो आसान रहेगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, छोड़ के जाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल आता है तो इसे एक हल्का हल्का ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 में आ गया, जैसे कि अक्सर क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, तो इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि आपको थोड़ा बहुत अगर मिताक्षरा या दयाभाग स्कूल के बारे में ऐसे इस तरह से बारे में पता होगा तो आप उसको आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, फिलहाल जल्दी से इनके कुछ क्वेश्चंस जो मैंने पिछले साल के इंपॉर्टेंट देखे हैं वो आप एक बार सुन लीजिए, या फिर अगर आप चाहें तो आप उसको अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसका एक क्वेश्चन है जो पिछले साल में पूछा गया है, वो है क्या एक बेरोजगार हिंदू पति अपनी पत्नी से जो कि एक सरकारी अधिकारी है भरण पोषण की मांग कर सकता है। इन इंग्लिश वी कैन से कैन एन अनएम्प्लॉयड हिंदू हस्बैंड क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हिज वाइफ हु इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर। देखिए इसका आंसर है यस, एक हस्बैंड अपनी वाइफ से मेंटेनेंस की मांग कर सकता है। फिलहाल मेंटेनेंस के टॉपिक को आप वीडियो में देख लीजिएगा, उसको कर लीजिएगा जल्दी से आंसर। चलिए तो अब डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन पेपर। तो बाकी क्वेश्चन पेपर जैसे हमने डिस्कस किए थे उसी तरह ये क्वेश्चन पेपर भी आपका 90 नंबर का है, जिसमें कि 10 नंबर आपके हो गए वाइवा के। और ये क्वेश्चन पेपर में आपको टोटल 5 क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन है, तो अगर क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसा मेंशन है कि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है तो उसे ज़रूर करके आइएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन पेपर में आपको टोटल 5 क्वेश्चंस करने हैं, 90 नंबर का क्वेश्चन पेपर हो गया, यानी एक क्वेश्चन हो गया आपका 18 नंबर का। चलिए तो अब इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है आंसर ऑल 3 पार्ट्स ईच इन अबाउट 200 वर्ड्स। ऊपर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर करना है। फिलहाल हिंदी में देखिए, सभी 3 भागों का प्रत्येक का लगभग 200 शब्दों में उत्तर दीजिए। फर्स्ट वन इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मिताक्षरा कोपार सेंड्री, वेदर देयर इज एनी चेंज इन इट आफ्टर 2005। मिताक्षरा सहदायिकी की अवधारणा को समझाइए, क्या इनमें सन 2005 के बाद कोई बदलाव आया है। इसका सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन सप्तपदी, यानी कि सप्तपदी को स्पष्ट कीजिए। इसका थर्ड क्वेश्चन है वेलफेयर ऑफ माइनर टू बी पैरामाउंट कंसीडरेशन, एक्सप्लेन, यानी कि अवयस्क के कल्याण को सर्वोपरि दी जाएगी, व्याख्या कीजिए। चलिए तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सेकंड क्वेश्चन है इज इट करेक्ट टू से दैट द मैरिज रिमेन्ड अ सैक्रेमेंटल मैरिज एंड हैज ऑल्सो नॉट बिकम कॉन्ट्रैक्ट अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। डिस्कस। हिंदी में क्या ये कहना सही है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह ना तो संस्कारात्मक विवाह रहा है और ना संविदा ही बन पाया है, विवेचना कीजिए। चलिए तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कैन अडॉप्ट, हु मे गिव इन अडॉप्शन, हु मे अडॉप्टेड। डिस्कस, यानी कि दत्तक कौन ले सकता है, दत्तक कौन दे सकता है, दत्तक कौन लिया जा सकता है, विवेचना कीजिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज समवॉट अमेजिंग बट नॉट अनट्रू दैट अ वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड इवन ड्यूरिंग सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज ऑन मैनी ग्राउंड्स। Discuss whether an unchaste wife can get maintenance from her husband.
तो देखिए हिंदी में है, यह कुछ आश्चर्यजनक तो ज़रूर है किंतु असत्य नहीं है कि विवाह कायम रहते हुए भी पत्नी अपने पति से विभिन्न आधारों पर भरण पोषण की मांग कर सकती है। विवेचना कीजिए, क्या एक शील भ्रष्ट पत्नी अपने पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है? का नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द फैक्ट्स एंड डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ लॉ लेड डाउन इन गीता हरिहरन एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया AIR 1999 SC 1149। हिंदी में देखते हैं, हिंदी में है, गीता हरिहरन बनाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया AIR 1999 SC 1849 के तथ्यों का वर्णन कीजिए एवं प्रतिपादित सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। चलिए तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 6th क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, A dies interstate in December 2011 leaving a dwelling house and B see his 2 sons and D only married daughter who is living in harmony with her husband. B and C are living in the dwelling house. Can D claim partition or right of residence in the said dwelling house? हिंदी में, आ बगैर कोई वसीयत किए दिसंबर 2011 ई में एक रहने का मकान तथा 2 पुत्र बा और सा और केवल एक विवाहित पुत्री दा जो कि अपने पति के साथ प्रेम पूर्वक रह रही है को छोड़कर मर जाता है। मकान में केवल बा और सा रह रहे हैं। क्या दा उस मकान का विभाजन कराकर अपना हिस्सा या रहने का हक मांग सकती है? चलिए तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स? डज दिस रिलीव वायलेट द राइट टू पर्सनल लिबर्टी गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन अ डिक्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स बी पास्ड? यानी कि दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन से आप क्या समझते हैं? क्या ये अनुतोष संविधान द्वारा प्रदत्त दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है? किन आधारों पर दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन हेतु डिक्री पारित की जा सकती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज सेड दैट डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट इज ईदर टू इजी और टू डिफिकल्ट, डिस्कस। हिंदी में कहा जाता है कि पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद या तो अत्यंत आसान है या अत्यंत कठिन, व्याख्या कीजिए। का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग मैरिजेस वैलिड अंडर हिंदू लॉ? यानी कि हिंदू विवाह के अंतर्गत क्या निम्नलिखित विवाह वैध है? पहला, A and B are husband and wife. A is missing for 9 years and B marries with C, another husband. Examine the validity of marriage. हिंदी में, आ और बा पति पत्नी हैं। आ 9 वर्षों से लापता है और बा दूसरे पति साक से विवाह कर लेती है। विवाह की वैधता का परीक्षण कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, A marries a सगोत्र गर्ल B. हिंदी में, आ एक सगोत्र लड़की बा के साथ विवाह कर लेता है, तो इसे एक्सप्लेन करना है। इसका थर्ड पॉइंट है, P a जाट मेल ऑफ वेस्टर्न यूपी मैरीज हिज ब्रदर्स विडो। P एक जाट पुरुष जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का रहने वाला है अपने भाई की विधवा डब्लू से शादी कर लेता है। चलिए तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि इसका लास्ट क्वेश्चन। इसका लास्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। हिंदी में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। फर्स्ट वन इज अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज यानी कि अप्रतिबंध दाय। सेकेंड इज राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कर्ता, हिंदी में कर्ता के अधिकार एवं कर्तव्य। थर्ड वन इज रीओपनिंग ऑफ पार्टीशन यानी कि पुनर्विभाजन। एंड द फोर्थ वन इज कस्टम एज अ सोर्स ऑफ हिंदू लॉ यानी कि रूढ़ी हिंदू विधि के स्रोत के रूप में। तो आई थिंक इस क्वेश्चन पेपर से आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिलहाल जो आज की वीडियो में हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं उसे ज़रूर पढ़ के जाइएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा क्योंकि मैंने ये शॉर्ट नोटिस पे बहुत जल्दी ये वीडियो बनाने की कोशिश करी है और रात के 2 बज रहे हैं जब मैं इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये वीडियो आपको सुबह तक अवेलेबल हो जाएगी चैनल पर। जैसा कि मैंने अपने कमेंट में प्रॉमिस किया था कि ये वीडियो आपको अर्ली मॉर्निंग में मिल जाएगी, तो अभी मैं इसको बैठ के एडिट करूँगी। एक्चुअली बनाने में इसलिए रात में देर हो गई क्योंकि मैंने ये कमेंट थोड़ा लेट पढ़ा था। मैं बाहर गई हुई थी घूमने के लिए, तो मैंने इसको जब अब पढ़ा तो मैंने सोचा ठीक है अगर आपका परसों पेपर है यानी कि अब तो कल पेपर होगा तो मैं इस पर जल्दी से एक वीडियो बना लेती हूँ। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि इसमें से आते ज़रूर हैं क्योंकि मैंने जितने भी पुराने जो क्वेश्चन पेपर उनको एनालाइज़ किया उसमें ये टॉपिक ज़रूर पूछे गए हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इसे ज़रूर शेयर करिएगा और वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। और जब पेपर देकर आएँ
तो अगर हो सके पॉसिबल तो ज़रूर बताइएगा पेपर कैसा हुआ आपका। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्लीज़ क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगली वीडियो में। एंड या वन थिंग मोर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड ऑफ कोर्स फॉर योर लाइफ ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।